एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि हेपेटाइटिस क्या होता है। हेपेटाइटिस जिसे हम पाकिस्तान में ज़्यादातर यरकान के नाम से बुलाते हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो हेपेटाइटिस हमारे पास जो है वो इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर होती है। मोस्ट कॉमन काज जो है हमारे पास हेपेटाइटिस की वो कि जैसा कि आप सबको पता होगा वायरस है, जो कि वायरस में हमारे पास कौन कौन से आते हैं। कॉमनली 5 आते हैं हमारे पास, A B C D और E के नाम से। अब इसमें जो हमारे पास सबसे ज़्यादा ख़तरनाक कौन कौन से हैं वो 2 हैं हमारे पास, हेपेटाइटिस B और C, जो कि यूजली हमारे पास प्रेजेंट करते हैं क्रोनिक इन्फेक्शन के साथ। बाकी इसके अलावा जो हमारे पास A D और E वायरस जो है ये ज़्यादातर हमारे पास एक्यूट केसेस में प्रेजेंट करते हैं, और जो कि इनकी परसेंटेज जो है अगर हम देखें जो पेशेंट्स में है वो कम होती है। लेकिन जो ई है हमारे पास वो ज़्यादातर हमारे पास हम प्रेगनेंसी रिलेटेड उसे बोल सकते हैं। तो हम चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास फ़र्दर क्या है। हमारे पास हम इस पूरे टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है। तो हेपेटाइटिस इज़ एन इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट हेपेटाइटिस हमारे पास कौन से हैं, वायरल इन्फेक्शन है, जो कि हेपेटाइटिस वायरल हेपेटाइटिस ए और बी है। इसके अलावा हेपेटाइटिस सी फॉर अननाउन रीजन रियरली प्रेजेंट्स विद एन एक्यूट इन्फेक्शन एंड इज फाउंड टू एज साइलेंट इन्फेक्शन। अब हेपेटाइटिस सी जो है हमारे पास क्या होगा, एक साइलेंट इन्फेक्शन है, जो कि खुद पेशेंट को भी नहीं पता होगा कि वाकई मुझे कोई इस तरह का मसला है या नहीं है। तो अब हम इसको डिटेक्ट किस तरह कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट के ऊपर। और जो पेशेंट है ज़्यादातर हमारे पास जो हेपेटाइटिस सी के हैं वो प्रेजेंट करते हैं सिरोसिस के साथ। जैसा कि आप सबको पता होगा, सिरोसिस हमारे पास एक ऐसी कंडीशन है जो कि हमारे पास इरिवर्सिबल है। ठीक है, अगर कोई पेशेंट है उसमें वो सिरोसिस डिवेलप होगी है, तो आपको इस तरह का अगर फ़र्ज़ कि हमारे पास पेशेंट है जिसमें सिरोसिस डिवेलप हो गया हमारे पास लीवर में, तो आप उसको क्या करते हैं, दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते। तो हेपेटाइटिस डी एग्जिस्ट एक्सक्लूसिवली इन दोज हु हैव एक्टिव वायरल रिप्लिकेशन ऑफ हेपेटाइटिस बी, या जिसे हम कहते हैं कि हमारे पास को जो इन्फेक्शन है उसके साथ आता है। कि अगर फ़र्ज़ किया कोई पेशेंट है वो हेपेटाइटिस बी के साथ है पहले ही हमारे पास, तो उसमें चांस है कि वो हेपेटाइटिस डी जो है हमारे पास उसमें डेवलप हो सकता है। अब हमारे पास जो है हेपेटाइटिस ई इज़ टिपिकली द वर्स्ट इन प्रेगनेंसी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, स्पेशली अमंग पेशेंट फ्रॉम ईस्ट एशिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है आपके लिए। तो सेक्स, ब्लड और पेरीनेटल ट्रांसमिशन जो है हमारे पास वो कौन कौन सी है वायरस की, हेपेटाइटिस बी, सी और डी के साथ आएगा। अगर हम देखें फीकल और ओरल रूट के साथ ट्रांसमिशन किन वायरसेस की है, तो वह हेपेटाइटिस ए और ई। इसके लिए निमोनिक है, सिंपल यू एट हेपेटाइटिस ई ए, यू ईट हेपेटाइटिस ई। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास ट्रांसमिशन जो आपको याद रखनी पड़ेगी। अब प्रेजेंटेशन हमारे पास किसका है, हमारे पास जब कोई पेशेंट आएगा तो उसमें कौन कौन से हमारे पास साइन एंड सिम्टम्स होंगे। तो ये जो है हमारे पास सारे जो हेपेटाइटिस है उनमें तकरीबन एक जैसे होंगे, तो आप साइन एंड सिम्टम्स की बेसिस पे उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या होंगे साइन एंड सिम्टम में, सबसे पहले हमारे पास होगा जॉन्डिस, जिसे हम बोलते हैं डिस्कल येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन। इसके अलावा हमारे पास वो प्रेजेंट करेंगे फीवर के साथ, वेट लॉस और फटीग के साथ। इसके अलावा हमारे पास डार्क यूरिन होगा और हिपैटोस्प्लिनोमेगली के साथ आएंगे। इसके अलावा नोजिया, वॉमिटिंग और अब्डोमिनल पेन के साथ आएंगे। अब अगर हम डायग्नोस्टिक टेस्टिंग की बात करें तो हम डायग्नोस किस तरह कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम जो चेक करेंगे वो लीवर इंजाइम्स को चेक करेंगे। लीवर इंजाइम्स हमारे पास कौन कौन से हैं, AST और ALT है, जो कि एलिवेटेड होंगे हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास ALP लेवल भी इंक्रीज़ हो सकता है, और इंक्रीज डायरेक्ट बिलीरुबिन लेवल जो है हमारे पास वो इंक्रीज़ होगा। अब हमारे पास एक कोरिलेट है कि एप्लास्टिक एनीमिया इज़ अ रेयर कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट हेपेटाइटिस। ये आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। अब हमने कुछ ऐसी चीज़ों की बात कर लिया है या ऐसे साइन सिम्टम्स की बात कर लिया है जिसकी बेसिस पे आप ये कह सकते हैं कि वाकई इस पेशेंट को हमारे पास क्या हेपेटाइटिस का इशू है। अब फ़र्ज़ किया अगर हमने डिज़ीज़ स्पेसिफिक हमने बात करनी है कि हम किस तरह डायग्नोस कर सकते हैं कि कौन से टाइप का हमारे पास उसमें हेपेटाइटिस है, वेदर A B C D या कौन सी फॉर्म का है। तो उसके लिए जो हमारे पास इनिशियल टेस्ट आ जाता है, जो कि A C D और E के लिए है, बेस्ट इनिशियल टेस्ट है फॉर ईच ऑफ दी। सिंपली क्या हमारे पास IgM और IgG बॉडी है। IgM जो है हमारे पास
जैसा कि आपको पता होगा एक्यूट इन्फेक्शन में इंक्रीज़ होती है और आईजीजी हमारे पास क्या होती है, जब हमारे पास क्रोनिक इन्फेक्शन होता है या रिजॉल्व हो जाता है इन्फेक्शन, उस वक्त हमारे पास इंक्रीज़ होती है। तो डिजीज़ एक्टिविटी ऑफ हेपेटाइटिस सी इज़ असेस्ड विद पीसीआर फॉर आरएनए लेवल। अब पीसीआर जो हमने करवाना है डिटेक्ट करने के लिए आरएनए लेवल के लिए हेपेटाइटिस सी के लिए, और वो हमारे पास क्या प्रेजेंट करेगा, विच टेल्स द अमाउंट ऑफ एक्टिव वायरल रेप्लिकेशन। अगर पीसीआर लेवल हमारे पास डिटेक्टेबल अमाउंट में है हेपेटाइटिस सी वाले केस में, तो वो क्या कह सकते हैं कि इस बंदे को मसला है। इसके अलावा हमारे पास हेपेटाइटिस बी एंड सी पीसीआर लेवल्स आर द बेस्ट थिंग टू चेंज एज एन इंडिकेशन ऑफ इम्प्रूवमेंट विद ट्रीटमेंट एंड आर द बेस्ट कोरिलेट ऑफ ट्रीटमेंट फेलियर इफ दे राइज। अब इसका मतलब है हमारे पास अगर फ़र्ज़ किया कोई पेशेंट हमारे पास आता है, आपने उसका पीसीआर करवाया, पीसीआर में हमारे पास जो डिटेक्टेबल अमाउंट है फ़र्ज़ किया वो हमारे पास 100 आती है। अब आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, कुछ टाइम गुजरा, आपने ये चेक करना है कि आप वाकई ये केस हमारे पास ट्रीटमेंट फेलियर में तो नहीं जा रहा है, या जो हमने ट्रीटमेंट दिया वो उसके ऊपर वर्क कर रही है या नहीं कर रही। तो वो ट्रीटमेंट आप स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आप कुछ टाइम बाद जब दोबारा उसका पीसीआर लेवल कराएंगे, अगर फ़र्ज़ किया वो इंक्रीज़ होता है, अगर फ़र्ज़ किया 100 से 150 आता है, तो इसका मतलब है जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो क्या है, रेजिस्टेंट है, या हमारे पास जो है ट्रीटमेंट फेलियर है। इसके अलावा अगर फ़र्ज़ किया वही पहले जो 100 था वो कम हो के 50 पे आ गया, तो आप ये कह सकते हैं जो हमने ट्रीटमेंट दिया वो ये काम कर रही है। तो जो अगर आपने इस तरह का कोई भी केस आता है जो या आपसे कोई भी एमसीक्यूज़ पूछता है तो कौन सी आपने चीज़ करवानी है, तो वो पीसीआर लेवल है। और अगर दूसरा कोई सवाल पूछता है कि पीसीआर लेवल अगर आप करवा रहे हैं तो वो कितना होना चाहिए, जो हमारे पास है, जो डिज़र्विंग वैल्यू है हमारे पास, वो है हमारे पास नॉन डिटेक्टेबल अमाउंट। अगर तो डिटेक्टेबल अमाउंट में है तो आपने ट्रीटमेंट जारी रखनी है, अगर नॉन डिटेक्टेबल अमाउंट में है तो इसका मतलब है ठीक है वो पेशेंट जो इन्फेक्शन वगैरह उसमें रिजॉल्व कर गया। अब हम बात कर लेते हैं हेपेटाइटिस बी की। जो हमारे पास डायग्नोस्टिक टेस्टिंग है ये हमारे पास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, जो कि आपके एमसीक्यू 1 या 2 मस्ट आएंगे पेपर में। तो सबसे पहले हमने डिवाइड कर लिया कि हमने हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है उसको 4 में डिवाइड कर दिया। एक है हमारे पास एक्यूट और क्रोनिक इन्फेक्शन, दूसरे में हमारे पास रिजॉल्व ओल्ड या पास्ट इन्फेक्शन, और वैक्सीन के साथ अगर कोई वैक्सीन करवा के बंदा आया तो उसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी चेंजिंग आएंगी, तो वो हमारे पास हम इसमें देंगे। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है जी विंडो पीरियड। ठीक है, विंडो पीरियड उस चीज़ को बोलते हैं, अगर फ़र्ज़ किया आपने एक पेशेंट था उसमें एक्टिव इन्फेक्शन था, आपने ट्रीटमेंट दिया, अब उसने ट्रीटमेंट कंप्लीट कर ली, तो उसके बीच में जो टाइम ड्यूरेशन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, विंडो पीरियड। तो अब देख लेते हैं हमारे पास क्या आता है। तो सबसे पहला है जो हमारे पास सरफेस एंटीजन है। सरफेस एंटीजन हमारे पास सिर्फ किस में होगा, एक्यूट या क्रोनिक इन्फेक्शन के अंदर हमारे पास पॉजिटिव होगा, बाकी तीनों सिनेरियो में हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसके अलावा ई एंटीजन या जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एंटीजन, वो हमारे पास पॉजिटिव होगा किस केस में, सिर्फ एक्यूट और क्रोनिक इन्फेक्शन के केस में पॉजिटिव होगा। इसके अलावा हमारे पास तीनों केसेस में क्या होगा, नेगेटिव होगा। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है कोर एंटीबॉडी। अब कोर एंटीबॉडी हमारे पास कौन कौन से केसेस में पॉजिटिव होगी, अगर एक्यूट या क्रोनिक इन्फेक्शन है तो उसमें आईजीजी और आईजीएम पॉजिटिव होगी। आईजीएम हमारे पास एक्यूट में और आईजीजी हमारे पास क्रोनिक इन्फेक्शन में पॉजिटिव होगी। इसके अलावा रिजॉल्व केस है या ओल्ड या पास्ट इन्फेक्शन है तो उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, आईजीजी। आईजीजी जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि क्रोनिक केस में हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसके अलावा अगर वैक्सीनेशन किसी बंदे ने करवाई हुई है तो उसके अंदर जो हमारे पास कोर एंटीबॉडी है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसके अलावा विंडो पीरियड में भी हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव आईजीजी और आईजीएम लेवल हो सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन है जो हमारे पास है सरफेस एंटीबॉडी। अब सरफेस एंटीबॉडी हमारे पास किस में, एक्यूट या क्रोनिक इन्फेक्शन में क्या होगी, नेगेटिव होगी। रिजॉल्व ओल्ड और पास्ट इन्फेक्शन में हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव होगी। वैक्सीनेशन अगर कोई बंदे ने करवाई हुई है तो उसके अंदर सरफेस एंटीबॉडी हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। और विंडो पीरियड में हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव। जैसा कि हमारे पास कोई भी पेशेंट अगर हमारे पास आता है तो उसके अंदर जो पहली चीज़ है हमारे पास वो क्या होती है, अगर तो वो इन्फेक्टेड है तो उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, एंटीजन पॉजिटिव होगा। अब वो एंटीजन हमारी बॉडी में रहा, फिर कुछ टाइम
हमारे बॉडी को लगा, हमारे इम्यून सिस्टम को लगा उसके रिलेटेड जो हमारे पास एंटीबॉडी बनाने के लिए, ठीक है। अब जब वो एंटीबॉडी हमारे पास बन गई है तो एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स जिस कंडीशन में हमारे पास बनेगा तो क्या होगा, यही एंटीबॉडी पूरी कोशिश करेगी कि वो रिजॉल्व करे इस एंटीजन को हमारी बॉडी के अंदर से, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक डेफिनेशंस है और बेसिक क्राइटेरिया है जिसके ऊपर आप डायग्नोज करते हैं। इसके अलावा जिस तरह हमने बात की है कि हेपेटाइटिस सी में जो हम पहली चीज़ देखते हैं वो पीसीआर देखते हैं। अगर पीसीआर डिटेक्टेबल अमाउंट में है तो इसका मतलब है कि वो इन्फेक्शन है। अगर पीसीआर नॉन डिटेक्टेबल अमाउंट में आता है तो हमारे पास कहने का मतलब है कि कोई भी इन्फेक्शन का चांस नहीं है। इसके अलावा अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करें तो सबसे पहले हम पाकिस्तान में जो है इनको डायग्नोस करने के लिए वो स्क्रीनिंग कराते हैं। हेपेटाइटिस बी और सी की स्क्रीनिंग है जो कि हम सबसे ज़्यादा करवाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो चांसेस हैं ज़्यादातर इन्फेक्शन जो होता है हमारे पास पॉपुलेशन के अंदर अगर हम देखें तो वो बी और सी है। अब कुछ हम देख लेते हैं कि एक्यूट हेपेटाइटिस बी रिलेटेड क्वेश्चन जो है हमारे पास वो क्या है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बिकम एबनॉर्मल फर्स्ट आफ्टर एक्वायरिंग हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन। अगर आपने हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन एक्वायर किया तो सबसे पहली कौन सी चीज़ है हमारे पास जो है वो चेंज होगी, बिलिरुबिन लेवल, ई एंटीजन, सरफेस एंटीजन, कोर आईजीएम, एएलटी, एक्यूट हेपेटाइटिस बी ई एंटीबॉडी। तो हमारे पास एएलटी तो नहीं होगा, बिलिरुबिन भी नहीं होगा, सर कोर आईजीएम एंटीबॉडी, एंटी हेपेटाइटिस बी एंटीबॉडी। तो अब इसमें से आप कौन सी सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारे पास वो है सरफेस एंटीजन। तो हमारे पास जो पॉजिटिव होगा सबसे पहले वो कौन सा होगा, सरफेस एंटीजन। अब है हमारे पास कौन सी ड्रग है जो रीएक्टिवेट कर देती है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन को, तो वह है रिटुक्सीमैब। तो रिटुक्सीमैब रीएक्टिवेट्स हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन कैरियर्स, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डायरेक्ट कोरिलेट विद अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ एक्यूट वायरल रेप्लिकेशन। अब वायरल रेप्लिकेशन का डायरेक्ट हमारे पास अगर हम देखना चाहेंगे कि कौन सा मार्कर है तो वो आप क्या देख सकते हैं, ई एंटीजन, ठीक है। ई एंटीजन हमारे पास क्या डायरेक्ट मार्कर है कि एक्यूट एक्टिव वायरल रेप्लिकेशन इस बंदे में हो रही है या नहीं हो रही। अब हम बात कर लेते हैं कि वायरल लोड टेस्टिंग इन हेपेटाइटिस। तो वायरल लोड की टेस्टिंग आप किस तरह कर सकते हैं, बाय मींस ऑफ पीसीआर, ठीक है। इन बोथ हेपेटाइटिस बी एंड सी यू ट्रैक द लेवल ऑफ वायरल पार्टिकल्स। अब हमने चेक कर रहे हैं कि उस बंदे में जो वायरल पार्टिकल्स हैं वो किस अमाउंट तक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पीसीआर लेवल चेक करेंगे। तो पीसीआर इज़ यूज टू मेजर द डीएनए ऑफ हेपेटाइटिस बी और आरएनए ऑफ द हेपेटाइटिस सी, क्योंकि हेपेटाइटिस बी एक डीएनए वायरस है और आरएनए वायरस है हमारे पास कौन सा, हेपेटाइटिस सी। तो हम ये चेक करेंगे। इसके अलावा आल्सो पीसीआर वायरल load level is not the right test for the initial diagnosis of these infection. It is the right test for determining whether there has been a response to therapy or a failure in therapy। वही बात जो भी मैंने आपको पहले बताई है, indicating the need to switch antiviral medication। अब अगर फ़र्ज़ किया किसी पेशेंट में जो हमने पीसीआर लेवल करवाया है अगर वो बढ़ है पहले की निस्बत, तो आपने क्या करना है, इस तरफ ज़रूर देखना है कि वाकई क्या जो हम मेडिकेशन दे रहे हैं तो वो ट्रीटमेंट फेलियर की तरफ तो नहीं जा रही। तो आपने क्या करनी है, स्विच करनी है एंटीवायरल मेडिकेशंस को, ठीक है। तो एन एलिवेटेड लेवल ऑफ वायरल लोड आल्सो आंसर द क्वेश्चन व्हाट इज द मोस्ट एक्यूरेट वे टू असेस द डिग्री ऑफ इनएक्टिविटी ऑफ द सोर्स पेशेंट। इन अदर वर्ड्स, हु इज़ मोस्ट लाइकली टू ट्रांसमिट द इन्फेक्शन टू अ बेबी, सेक्स पार्टनर और वेयर नीडल स्टिक, ठीक है। अब आगे दूसरा क्लिनिकल कोरिलेट के हमारे पास हेपेटाइटिस बी डीएनए वायरल लोड इज़ इवन मोर प्रिसाइज देन ई एंटीजन। अब ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं तो हेपेटाइटिस ए और ई जो है हमारे पास रिजॉल्व हो जाते हैं ओवर अ फ्यू वीक्स एंड आर ऑलमोस्ट ऑलवेज बिनाइन कंडीशन। तो अगर कोई पेशेंट हमारे पास ए और ई के साथ प्रेजेंट करता है तो आपने उसमें ट्रीटमेंट स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हेपेटाइटिस सी इज़ ट्रांसमिटेड बाय द फीकल ओरल रूट एंड इज़ मोर often seen in poor countries. Its more severe representation is in pregnant women। तो मोस्ट सीवियर जो हमारे पास इन्फेक्शन है वो अगर प्रेग्नेंट फीमेल में बात करें तो कौन सा है, वो हेपेटाइटिस ई है, ठीक है। इन विच इट कैन कॉज एक्यूट लीवर फेलियर। अब हेपेटाइटिस बी बिकम्स क्रोनिक। अब चांस जो है हमारे पास हेपेटाइटिस बी को क्रोनिक हेपेटाइटिस में कन्वर्ट होने के वो कितने हैं, 10%। एंड नो फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट हैज़ बीन फाउंड टू अल्टर इट। अब
कोई भी इस तरह की हमारे पास मेडिकेशन जो है वो भी प्रेजेंट नहीं है जो कि इसको इस कंडीशन से किसी पेशेंट को बचा सके। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है एक्यूट हेपेटाइटिस सी इन द फ्यू केसेस इन विच इट इज़ डिटेक्टेड शुड बी ट्रीटेड। अगर फ़र्ज़ किया जैसा कि हमने पहले बात की थी कि हेपेटाइटिस सी जो है हमारे पास क्या है, एक साइलेंट जो है वो डिजीज़ है। अगर फ़र्ज़ किया किसी पेशेंट में वो डिटेक्ट हो जाता है तो आपने उसको ट्रीट ज़रूर करना है। दिस डिक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ डेवलपिंग अ क्रोनिक इन्फेक्शन विद हेपेटाइटिस सी। अब उसका फ़ायदा क्या होगा हमारे पास कि हेपेटाइटिस सी क्रोनिक इन्फेक्शन में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ओनली एक्यूट हेपेटाइटिस सी गेट्स मेडिकल थेरापी। ठीक है, अब हम बात तो कर रहे हैं कि क्रोनिक इन्फेक्शन क्या होता है, तो हम देख लेते हैं कि उसकी डेफिनेशन क्या है। तो क्रोनिक हेपेटाइटिस को बाय डेफिनेशन हम डिफाइन करते हैं कि क्रोनिसिटी फॉर हेपेटाइटिस बी डिफाइन एज द प्रेजेंस ऑफ सरफेस एंटीजन फॉर मोर देन 6 मंथ। अगर कोई इस तरह का पेशेंट है जिसमें हमने सरफेस एंटीजन जो डिटेक्ट किया था वो उसको 6 माह से ज़्यादा का अरसा हो गया, तो अब हम कह सकते हैं कि पेशेंट हमारे पास क्या है, क्रोनिक इन्फेक्शन के साथ है। तो इफ़ दीज पेशेंट्स आर पॉजिटिव फॉर ई एंटीजन विद एन एलिवेटेड लेवल ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, ट्रीटमेंट इज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। अब हेपेटाइटिस बी के साथ अगर कोई पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है तो हमारे पास उसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस कौन कौन से हैं, तो इंटेकावीर, एडिनोफोवीर, लेमिव्यूडीन, टेलबिफ्यूडीन, इंटरफेरोन और टेनोफोवीर है हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस। बिकॉज इंटरफेरोन is present in the form of injection and has the most adverse effect, is the worst choice। अगर आपके MCQs में कोई इस तरह की चॉइस आती है तो आपने इस पे सिलेक्ट नहीं करना इंटरफेरोन को, इसके अलावा किसी और ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो हेपेटाइटिस सी में क्या करेंगे हम, ट्रीट विद लेडिपासवीर एंड सोफोस्पोवीर फॉर जीनोटाइप 1। अब जो हमारे पास हेपेटाइटिस सी है उसके जीनोटाइप्स जो हैं वो काफ़ी किस्म के हैं, जो कि पाकिस्तान में ज़्यादातर हमारे पास 1 और 2 है जो प्रेजेंट है, जिसके लिए हमारे पास अभी नई एक टेस्टिंग आई है जिसको हम बोलते हैं हेपेटाइटिस जीनियस फॉर 1 और 2। अब हमारे पास जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो इंटरफेरोन के कौन कौन से हैं, तो एथ्रल्जियाज आ जाता है, माइल्जियाज जाता है, ल्यूकोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और डिप्रेशन एंड फ्लू लाइक कंडीशन। अब द गोल ऑफ क्रोनिक हेपेटाइटिस थेरापी हमारे पास क्या होगा, रिड्यूस डीएनए पॉलीमरेज टू अनडिटेक्टेबल लेवल। इसके अलावा कन्वर्ट दोज पेशेंट विद ई एंटीजन टू हैविंग एंटी हेपेटाइटिस ई एंटीबॉडी। ठीक है, वेलपार्टासवीर कवर्स ऑल जीनोटाइप्स, इफ वेलपार्टासवीर इज़ वन ऑफ द करेक्ट आंसर, चूज इट। अगर हमारे पास MCQs के ऑप्शन में ये वाली ड्रग आती है तो आपने क्या करना है, इसी को चूज़ करना है। अब हम देख लेते हैं कि लीवर बायोप्सी का रोल कहाँ तक है हमारे पास हेपेटाइटिस के पेशेंट्स में। तो द प्रेजेंस ऑफ फाइब्रोसिस ऑन बायोप्सी इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन टू बिगिन थेरेपी फॉर इधर हेपेटाइटिस बी और सी, क्योंकि हमारे पास बी और सी वो हेपेटाइटिस हैं जो कि कन्वर्ट हो जाते हैं क्रोनिक इन्फेक्शन में, और फाइब्रोसिस हमारे पास जैसा कि आप सबको पता होगा क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की का जो है हमारे पास इंडिकेटर है। ठीक है, अगर तो आपने बायोप्सी करवाई है उसके अंदर हमारे पास फाइब्रोसिस आ जाता है तो आपने डायरेक्ट क्या करना है, एंटीवायरल मेडिकेशन स्टार्ट करनी है। इफ़ देयर इज़ एक्टिव वायरल रेप्लिकेशन फाइब्रोसिस विल प्रोग्रेस टू सीरोसिस। अगर तो कोई पेशेंट इस तरह है जिसमें हमारे पास जो एक्टिव केस है तो उसमें जो है फाइब्रोसिस कन्वर्ट हो जाएगी सीरोसिस के अंदर। सीरोसिस इज नॉट रिवर्सिबल। ओल्ड टर्म लाइक क्रोनिक एक्टिव और क्रोनिक परसिस्टेंट हेपेटाइटिस हैव बीन irrelevant since the development of test for DNA polymerase. ALT levels are not a good indication of the activity of chronic hepatitis. You can have a significant infection with normal transamin levels. अब ज़्यादातर लोग हम में से ये कहते हैं कि फ़र्ज़ किया अगर कोई हमारे पास पेशेंट इस तरह का आता है तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, लीवर इंजाइम्स कराने के ऊपर जाते हैं, लेकिन क्या ये इतने हमारे पास रेलिवेंट नहीं है अगर हम देखा जाए स्क्रीनिंग या BCR की निस्बत जो है हमारे पास। अब हमारे पास है जी ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक हेपेटाइटिस सी। तो देर इज़ नो वे टू डिटरमाइन द ड्यूरेशन ऑफ इन्फेक्शन विद हेपेटाइटिस सी, क्योंकि अभी हमने पहले बात किया कि एक साइलेंट इन्फेक्शन है। सिंस देर इज़ नो इक्विवेलेंट ऑफ द सरफेस एंटीजन टेस्ट, मोस्ट पेशेंट डोंट हैव एक्यूट सिम्टम्स। अब जो ज़्यादातर पेशेंट होंगे हमारे पास वो क्या एक्यूट सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट नहीं करेंगे। इफ़ द PCR RNA लेवल इज़ डिटेक्टेड पेशेंट शुड बी ट्रीटेड। अगर तो हमारे पास डिटेक्ट हो रहा है हेपेटाइटिस सी तो आपने क्या करना है, सिंपली उसको ट्रीट करना है। ठीक है, क्रोनिक हेपेटाइटिस सी मैनेजमेंट इज़ ऑल ओरल थेरापी, और थेरापी जो हमारे पास अवेलेबल है वो इन द फॉर्म ऑफ क्या है, ओरल मेडिकेशन है। तो जीनोटाइप 1 इज़ ट्रीटेड विद
ledipasvir and sofosbuvir only for 12 weeks. The other genotypes are treated with sofosbuvir and valpartasvir orally. Interferon is always the wrong answer if there is fibrosis on liver biopsy. Initiating treatment becomes more urgent to prevent permanent hepatic insufficiency. वही बात जो भी हमने की है. The goal of the therapy is to achieve an undetectable viral load that remains undetectable after therapy ends. ठीक है, तो आपने थेरापी का रोल क्या है हमारे पास कि हमने जो वायरल लोड है उसको अनडिटेक्टेबल अमाउंट तक रखना है. ठीक है, रिबावायरिन जो हमारे पास ड्रग है वो क्या काज करती है, उसका साइड इफेक्ट हमारे पास क्या है, एनीमिया. तो सोफोस्बोविर एंड valpartasvir together are all oral regime that needs no interferon at all. This therapy is effective for all genotype. The key point regarding treatment of hepatitis C, हमारे पास की पॉइंट कौन कौन सी आ जाते हैं कि हेपेटाइटिस सी के ट्रीटमेंट. तो एक्यूट हेपेटाइटिस सी इज़ ट्रीटेड, हमने मस्ट ट्रीट करना है. हेपेटाइटिस सी इज़ द ओनली फॉर्म ऑफ एक्यूट हेपेटाइटिस टू बी ट्रीटेड. अब सिर्फ ये जो है एक्यूट फॉर्म में हमने उसको ट्रीट करना है, बाकी सारों को आपने क्या करना है, जब तक क्रोनिक स्टेट में नहीं जाते आपने ट्रीट नहीं करना है. ठीक है, तो एवरीवन बोर्न बिटवीन 1945 एंड 1965 इज ट्रीटेड विद हेपेटाइटिस सी रिगार्डलेस ऑफ द रिस्क फैक्टर. फिर क्योर रेट्स जो है वो एक्सीड करते हैं हमारे पास ग्रेटर देन 95%. ठीक है, दीज एडवांसेस प्रिवेंट द नीड फॉर लीवर ट्रांसप्लांटेशन. तो वायरल लोड टेस्टिंग एंड नियरली एलिमिनेटेड द नीड फॉर ओरल लीवर बायोप्सी. ओरल थेरापी इज नाउ द स्टैंडर्ड ऑफ केयर फॉर बोथ हेपेटाइटिस बी एंड सी. तो हमारे पास स्टैंडर्ड ऑफ थेरापी जो बी और सी के लिए कौन सी है वो ओरल है. एज एक्सपेंसिव एज दीज मेडिकेशन कैन बी, दे आर चीपर देन अ लीवर ट्रांसप्लांट एंड डेथ बाय सिरोसिस. सिमिप्रिवीर, टेलाप्रिवीर एंड बोसिपिवीर आर ऑलवेज द रॉन्ग आंसर. ठीक है, तो इंटरफेरॉन इज़ नेवर यूज्ड फर्स्ट लाइन इन हेपेटाइटिस. तो अब फर्स्ट लाइन ड्रग हमारे पास कौन सी हमने यूज़ नहीं करनी, वो है इंटरफेरॉन. अब ज़्यादातर लोग हैं जो क्या करते हैं, इंटरफेरॉन अगर एमसीक्यूज़ में आएगा तो उसे सिलेक्ट करेंगे. अब इंटरफेरॉन को आपने फर्स्ट लाइन पे क्यों नहीं इस्तेमाल करना, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, एडवर्स इफ़ेक्ट्स की हम बात करते हैं. तो जो हमारे पास एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो है अर्थ्रल्जियाज, माइल्जियाज, एनीमिया और डिप्रेशन. ठीक है, अब इसके अलावा हमारे पास अदर जो रूट्स हैं ट्रांसमिशन के वो कौन कौन से हैं. डोंट टेस्ट बेस्ड ओनली ऑन रिस्क फैक्टर सच एज इंजेक्शन ड्रग यूज. जो है इसके अलावा एनीवन विद डिटेक्टेबल पीसीआर आरएनए वायरल लोड नीड्स ट्रीटमेंट. जीनोटाइप प्रिडिक्ट्स द रिस्पॉन्स टू थेरापी. अब आप सिर्फ आपने ये नहीं देखना कि कोई पेशेंट है उसमें हेपेटाइटिस सी जो है हमारे पास वो डिटेक्ट हो गया. अब आपने ये भी चीज़ चेक करनी है कि कौन सा जीनोटाइप उसमें हमारे पास डिटेक्ट हुआ है, वेदर 1 हुआ है या 2 हुआ है. तो कौन सी ड्रग जो है वो उसके ऊपर इफेक्टिव है. अगर फ़र्ज किया किसी में 1 डिटेक्ट हुआ है तो उसमें कौन सी ड्रग इफेक्टिव है, अगर 2 हुआ है तो उसमें कौन सी ड्रग इफेक्टिव है. तो आपने ये चीज़ भी डिटेक्ट करनी है. इसके अलावा हमारे पास वायरल लोड आ जाता है. तो वायरल लोड असेस द इफेक्ट ऑफ थेरापी. वायरल लोड आंसर द क्वेश्चन हैज़ देयर बीन एन इफेक्ट. तो वही चीज़ है, ट्रीटमेंट फेलियर आपने चेक करना है कि हो रहा है या नहीं हो रहा. तो लीवर बायोप्सी डिटरमाइंस हाउ मच डैमेज देयर हैज़ बीन टू द लीवर इफ़ यू आर गोइंग टू ट्रीट एनीवे. Because the viral load is elevated, there is no point in doing a liver biopsy. ठीक है, तो लीवर बायोप्सी आपने उस केस में नहीं करवाना अगर फ़र्ज़ किया कोई पेशेंट है जिसमें अफेक्टिव है ट्रीटमेंट जो है, तो उसमें आपने लीवर बायोप्सी कराने का उसमें फ़ायदा नहीं है. ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो. मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़.